नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव थोड़े समय के लिए कटनी पहुंचे और पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाए। किसान बिल को काला कानून की संज्ञा देते हुए कहा, इससे देश का हर एक अन्नदाता आंदोलन कर रहा है, पर सरकार को ये दिख नहीं रहा है। उद्योगपतियों को किसान भाइयों की जमीन गिरवी रखने का प्रायोजित षड्यंत्र नरेंद्र मोदी सरकार चला रही है, जिसे देश के किसान समझ गए हैं, जिसका पिछले 90 दिनों से हमारा अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। वहीं देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर कहा कि डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बिजली में महंगाई बढ़ी है, उससे जनता की कमर तोड़ दी है। कमलनाथ सरकार में बिजली के बिल 100 रुपए आता था, अब 3000 रुपए आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत जल्द उठाएगी और सड़कों पर उतरेगी। वहीं कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार सरकार गुंडे माफियाओं के नाम पर अतिक्रमण की कार्यवाही कर रही है, वो कांग्रेस नेताओं के साथ दुश्मनी निभा रही है। 12-15 बार बैठकें बुलाई जाती है केंद्र की सरकार द्वारा, लेकिन नतीजा सिफर। ये स्पष्ट करता है कि केंद्र की सरकार की जो नीति किसानों के प्रति है, वो पूरी तरह से बेईमानी है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट संदेश किसान भाइयों को आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की तरफ से है कि जब तक ये काला कानून देश की सरकार वापस नहीं लेगी, हम इस किसान आंदोलन में, किसान भाइयों के संघर्ष में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रदेश में भी, देश में भी खड़ी रहेगी। और ये लड़ाई जब तक जारी रखेंगे जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं ले लेगी। प्रदेश में पिछले दिनों अतिक्रमण के नाम पर कांग्रेस के लोगों को चुन कर जिला और ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर भी चुन कर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ही मकान, दुकान अतिक्रमण में, भाजपाइयों के नहीं है प्रदेश में। अभी मैं चंदिया और शहडोल और उमरिया होकर अब यहाँ पहुंचा हूं। पुश्तैनी मकान, संजय अग्रवाल हमारा कार्यकर्ता है, आपको जानकारी शायद आई है चंदिया की, जहां मैं भी होके आया हूं। पुश्तैनी मकान जहां पर 100 साल पहले से उनके पूर्वज काबिज थे, पूरे मकान को जमीन दोष कर दिया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को उज्जैन पुलिस ने पकड़ा है। मेरठ और गाजियाबाद आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर को अपना शिकार बनाया था। रुकमणी मारुति शोरूम मैनेजर का नाम लेकर लाखों की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस कंट्रोल रूम पर सोमवार दोपहर पत्रकार वार्ता करते हुए एएसपी अमरेंद्र सिंह पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 जुलाई 2019 को बैंक ऑफ इंडिया नागझिरी शाखा मैनेजर मनीषा भार्गव के साथ अज्ञात लोगों ने धोखाधड़ी की थी। उन्होंने रुकमणी मारुति शोरूम के मैनेजर संजय बाहेती के नाम से कॉल किया था और रुकमणी मोटर्स के खाते में 2,70,000 आरटीजीएस करवा लिए थे। मनीषा भार्गव ने रुकमणी मोटर्स पर जब आरटीजीएस की पड़ताल की तो पता चला कि पैसा रुकमणी शोरूम के खाते में नहीं गए हैं। ऐसे में उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत थाने में की। नागझिरी पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और एक साल बाद उनके हाथ सफलता मिली। धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने गुलदीप पिता इसमपाल निवासी रामबाग कॉलोनी रोशनपुर मेरठ और पुनीत पिता बेदराम पुनिया निवासी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर के एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनसे बात की गई और बातचीत के माध्यम से 2,70,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है। इस पूरे रैकेट को इस इंटरस्टेट हो चुके हैं और इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था और पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया था कि अभी हमें साइबर क्राइम और ऑनलाइन जो 2,70,000 रुपए उस समय आरटीजीएस के मामले, इसमें एक पूरा दिल्ली से जो जुड़ा हुआ गाजियाबाद और मेरठ का जो बेल्ट है, वहाँ के ये जो फ्रॉडस्टर है, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, वो आइडेंटिफाई हुए। इनमें से अभी 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें से पुनीत पुनिया, कुलदीप कुमार और पुनीत पुनिया मेरठ और गाजियाबाद के दोनों आरोपी है। इसमें एक आरोपी की और पहचान हुई है, इसको भी शीघ्र पुलिस, हमारा अगर कहीं कोई अकाउंट रहता है तो उससे मिलता जुलता हुआ अपना नंबर लेकर के कॉल करते थे और उसमें व्हाट्सएप में उसका जो नाम सेव करते थे, वो वही नाम सेव करते थे जो आपका अकाउंट वहां पर रजिस्टर्ड होता था।
तो इस प्रकार से ये मास्किंग के माध्यम से या उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर में विशेष जलाभिषेक हुआ। त्रासदी में आहत हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। महाकाल मंदिर पंडे पुजारियों द्वारा विशेष जलाभिषेक किया गया। उत्तराखंड में जो भगवान महाकालेश्वर का जो प्रलय हुआ है, भगवान महाकालेश्वर से हम विनती करते हैं कि रक्षा करे, जो प्रलय खत्म हो। ओम वो भगवान महाकालेश्वर से ओम होम जो भूर्भुवस्वात्रम्भकम्यामेश्वरनिम उर्वा रुकमेन्द्रा मृत्योन्मुक्षिमामृतातो सुवा भुवा भूत जोम ओम ओम। ये मौत पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान महाकालेश्वर का महामृत्युंजय पे भगवान महाकालेश्वर सबकी रक्षा करे और भविष्य में भगवान महाकालेश्वर विनती करते का ऐसा त्रास नहीं हो, वो भक्तों की रक्षा करे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। भाजपा युवा नेता बंटी धाकड़ कोलारस विधानसभा के किसानों का चने का भुगतान न होने पर किसानों के साथ भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल से मिले। मंत्री कमल पटेल जी ने शीघ्र किसानों के खाते में राशि डलवाने का आश्वासन दिया। दिन रात क्षमता से अधिक रेत लेकर दौड़ रहे बेलगाम डंपर हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन उन पर अंकुश लगाने विभागीय अधिकारी न तो जांच कर रहे हैं और न ही कार्यवाही हो रही है। नतीजा यह है कि आए दिन डंपर हादसों का कारण बन रहे हैं। मंगलवार की सुबह जुहला बाईपास के पास NH 78 पर एक बेलगाम रेत लगे डंपर ने ऑटो चालक को कुचल दिया। स्थानीय जनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे और लोगों को सड़क से हटाने का प्रयास किया। करहिया गांव निवासी अजय पटेल और सुबह जुहला बाईपास की ओर अपना ऑटो लेकर परिवार को पालने निकला था। उसी दौरान बरही की ओर से क्षमता से अधिक रेत लेकर दौड़ रहे डंपर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए और अजय के परिवार को पालने की सारी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। घटना से आक्रोशित स्थानीय जनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। NH 78 के जाम होने से वाहनों की कतार लग गई और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटना की जानकारी लगते ही एसपी शशिकांत शुक्ला, NKJ थाना पुलिस सहित अन्य थानों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और भीड़ को हटाने का प्रयास किया। मशक्कत के बाद लोगों को सड़क से अलग कराया गया। जानकारी के अनुसार करहिया निवासी अजय पटेल गैस एजेंसी में काम करता था और पार्ट टाइम ऑटो भी चलाता था। जुहला बाईपास की ओर से अजय सवारी छोड़कर आ रहा था। जुहला के पास NH पर रेत लदे डंपर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। कैसे हुआ है क्या? आज दिनांक 9/2/2021 को लगभग 11:30 बजे नेशनल हाईवे क्रमांक 43 जुहला बाईपास के पास एक हाईवा जो कुछ गुड्स मटेरियल लोड किए हुए था, वो बड़वारा से इधर आ रहा था कटनी की ओर, और पीछे से एक ऑटो जिसको कि अजय पटेल नाम का एक व्यक्ति चला रहे थे, उसको ओवरटेक किए हैं। ओवरटेक के दौरान वो ऑटो से टकरा गए और स्पॉट पे ही गंभीर घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उस ऑटो में कौन थे सर? ऑटो में अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार अकेले ही थे, बाकी और कोई नहीं थे। वहाँ के लोग जो इकट्ठा होकर जाम लगा दिए थे, उनकी क्या मांगे थी, क्यों? वो वहाँ पे पूर्व में भी 1 साल के अंदर एक्सीडेंट हुए हैं, तो उनका कहना ये था कि यहाँ की जो नेशनल हाईवे की रोड बनी है, इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जिस कारण से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए लोग इकट्ठे हुए थे और उन्हें समझा बुझा दिया गया था। तो तत्काल लोगों को कहना था वहाँ पे जो बैरिकेड लगे हुए थे उसे हटा दिया जाता है, बाद में जिससे घटनाएं घटती रहती है। बैरिकेड वहाँ प्रॉपर लगाया क्यों नहीं जाता? इस संबंध में नेशनल हाईवे के जो डिविजनल मैनेजर है मिस्टर जैन, उनसे बात की गई है, उनको बुलाया गया है और उस रोड का फिर से नए तरीके से सर्वे किया जाता है और कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं पिछले 2 साल में उसका आकलन किया जाएगा और उसकी जो भी रोड टेक्नोलॉजी होगी उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। सर वो रेत से लोड था, वो ट्रक जो बता रहे हैं कि तेज रफ्तार था ट्रक। हाँ, ट्रक आ रहा था, पीछे से हाईवा वाला जो है टकरा गया है। निश्चित रूप से दोनों रफ्तार में थे, इसी कारण से। इसमें किसको दोषी? ये विवेचना का विषय है, पूरी जांच के बाद ही बताया जा सकेगा। तो मृतक को कुछ राशि कुछ दी जाएगी क्या? निश्चित जो भी प्रावधान होगा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल का नाम टीबी नियंत्रण में गोल्ड मेडल की दौड़ में शामिल हुआ। देश में मिली एक अलग पहचान, मिल सकता है बैतूल को गोल्ड टीबी फ्री इंडिया के सब
नेशनल सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए बैतूल जिले का गोल्ड कैटेगरी के लिए राज्य की तरफ से चयन किया गया है। बैतूल में राज्य टीबी अधिकारी ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। इसके साथ ही अब जिले में आईसी गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। बैतूल के लिए यह गौरव का विषय है कि जिले को गोल्ड कैटेगरी के लिए नामित किया गया है। इस सर्टिफिकेशन की शुरुआत के मौके पर स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर वर्षा राय, सेंट्रल टीबी डिवीजन से डॉक्टर अलमास, डॉक्टर कृष्णा, WHO से डॉक्टर संजय सूर्यवंशी खासतौर पर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस समय इस प्रमाणीकरण के लिए जिले के 10 विकासखंड में 10 टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं। डोर टू डोर पहुंचकर ये दल लोगों में टीबी के लक्षणों की पड़ताल कर रहे हैं। खास बात यह है कि बैतूल में 5 साल पहले टीबी की स्थिति जहां 210 प्रति लाख थी, वो आंकड़ा गिरकर 81 प्रति लाख पर पहुंच गया है। 2015 से 2020 जून तक जिला क्षय अधिकारी रहे डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव की मेहनत का ही फल रहा कि जिले को इस सर्टिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है। फिलहाल डॉक्टर आनंद मालवीय इस कार्यक्रम को जिले में लीड कर रहे हैं। ये वहां बेहतर प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस सर्वे के बाद जिले को ये गोल्ड जरूर मिलेगा। मैडम, बैतूल गोल्ड कैटेगरी के लिए नामित हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है आपको और कैसा लगता है आपको, कैसा काम हुआ है, आप पूरे प्रदेश की बागडोर संभालती हैं? देखिए, राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो हम बहुत खुश हैं। मध्य प्रदेश से कुल 6 जिलों को हमने नामांकित किया हुआ है। सीहोर, अलीराजपुर, उमरिया, नरसिंहपुर, हरदा और बैतूल को हमने गोल्ड कैटेगरी के लिए नामांकित किया है। पिछले 2-3 सालों में बैतूल में बहुत बेहतरीन काम हुआ है। नेशनल लेवल पे भी ये पता चला है कि बैतूल में बहुत अच्छा काम है, तो हम लोग बहुत खुश हैं बैतूल को लेकर। और आगे क्या प्लानिंग है? आपको लगता है कि बैतूल को गोल्ड मिल पाएगा? बिल्कुल, बैतूल में जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ के पूरे एंटी स्टाफ और DPOs ने जो काम किया हुआ है, तो उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये इस कैटेगरी में ज़रूर अवार्ड लेके आएंगे। ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या करें? बिल्कुल, क्योंकि ये वर्क ही टीम वर्क है। अगर हमारे जो फील्ड स्टाफ है, चाहे वो STS हो, STLS हो, हमारे PMDT कोऑर्डिनेटर हो, जो हमारी बेसिक यूनिट आशाएं हों, अगर इनका सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो बैतूल को हम इस लेवल तक नहीं ले जा पाते। देखिए मैडम, जो आंकड़ा है 210 से 81 पर आया, तो कैसे संभव हो पाया? और इसको एक प्रयोग के तौर पे अन्य जिलों में भी करेंगे कि जिस तरह से यहाँ काम? बिल्कुल, इसमें अगर हम ये देखें कि जो बैतूल इस ऊंचाई पर आया, इसके मुझे 2-3 नज़र आते हैं कारण। पहला तो ये कि जो टीम वर्क है हमारे स्टाफ का, जो हमारे ग्राउंड लेवल का स्टाफ है, वो 100% डेडिकेशन के साथ में काम कर रहा है, चाहे वो आशाएं हों या हमारे फील्ड वर्कर। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारे बैतूल में निकल कर आई है, जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे डॉक्टर्स हैं, जो IMA के हैं, इनका इतना सपोर्ट मैंने किसी दूसरे ज़िलों में नहीं देखा जो यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर्स का है। और यही वजह है कि जो आंकड़ा इतना नीचे आया है टीबी का, ये इन्हीं लोगों को श्रेय जाता है, हमारे DPOs को, फील्ड स्टाफ को और यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर्स को। थैंक यू। आप दिखेगा सर, बताएं ये जो क्षय उन्मूलन कार्यक्रम है, ये आपने कब शुरू किया था और किस तरह से इसने गति पकड़ी और आज इस मुकाम तक पहुंचे? सर्वप्रथम तो समस्त बैतूल वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आज उनके द्वारा किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर जिला क्षय उन्मूलन के क्षेत्र में एक दैदीप्यमान दीपक के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह कार्यक्रम बैतूल जिले की जनता और बैतूल जिले के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सम्मिलित रूप से शुरू किया गया था। वर्ष 2015 में गांव-गांव जाकर मरीज को खोजना और उन सारे मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराना। आज से 5 वर्ष पूर्व जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब यह सोचा भी नहीं जा सका था कि ये कार्यक्रम इतनी जल्दी अपने इस मुकाम पर पहुंचेगा। निश्चित तौर पे आप लोगों के द्वारा दिया गया सहयोग प्रशंसनीय है और शुभकामनाओं के साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि गोल्ड मेडल जो बैतूल ज़िले को मिलना संभावित है, वो यहाँ के प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया कर्मी, जनता और प्रत्येक व्यक्ति को समर्पित है। सर, जब आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, जब पूरे जिले में क्या स्थिति थी टीबी को लेकर के? मतलब क्या भयावह स्थिति थी या सामान्य स्थिति थी, क्या उस समय परिप्रेक्ष्य? वर्ष 2015-16 में हमारा नोटिफिकेशन रेट 210 प्रति लाख से भी अधिक था। शनै इस क्षेत्र में कार्य करने के बाद विगत वर्ष 2020 में हमारा नोटिफिकेशन रेट घटकर 81 प्रति लाख तक पहुंच गया है, जो कि निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। पिछले 5 सालों में किस तरह से ग्रो किया है सर? पिछले 5 सालों में जो है टीबी हमारे यहाँ काफ़ी कम हो गई है।
हम लगातार जांचें कर रहे हैं। तो पिछले 5 साल पहले जो केस के परसेंटेज निकल के आता था, अब वो काफ़ी कम हो गया है। और इसी को देखते हुए राज्य के द्वारा बैतूल ज़िले को टीबी फ्री कैंपेन में जो सब नेशनल सर्टिफिकेट में गोल्ड कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया है। गोल्ड कैटेगरी में वो ज़िले हैं जहाँ पे 2015 के मुकाबले जो है लगभग 20% की कमी आई है केसेस में। वो 20% की कमी हमारे यहाँ दिखती है, इसलिए हमने उसको दी। और आज जो है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक सर्वे शुरू हो रहा है। ये सर्वे जो है ICMR और WHO के निर्देशन में हो रहा है। बहुत ट्रांसपेरेंट सर्वे है। इसमें डोर टू डोर जाके हमारे यहाँ ज़िले में 10 टीमों को बनाया है। ये 10 टीम ज़िले के चयनित, ये गाँवों का चयन भी जो है WHO के द्वारा ही किया गया है। और उन गाँवों में जाके डोर टू डोर हर व्यक्ति का सर्वे किया जा रहा है और संभावित लक्षण होने पे उनकी खकार की जांच CBNET या TrueNet के माध्यम से की जा रही है। सर, आपको उम्मीद है कि गोल्ड हम ले आएंगे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिन गाँव हमें जो टीबी फ्री जो हमने क्लेम किए थे, उन गाँवों में पिछले लास्ट ट्राइमेस्टर से बहुत कम केसेस मिले हैं। और जो भी मिले हैं वो अब ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर चुके हैं। और इस चीज़ को ही हमें प्रूव करना है नेशनल लेवल पे। 93 यूपी NCC बटालियन बलिया का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर टाउन पॉलिटेक्निक बलिया के ग्राउंड में संचालित है। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार कैंप 10 दिनों की बजाय 3 दिनों का ही हो रहा है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत दिनांक 9 फरवरी 2021 से हुई है, जो 11 फरवरी 2021 तक चलेगी। कैंप कमांडेंट कर्नल DS मलिक ने 9:30 बजे कैंप की ओपनिंग एड्रेस की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि शिविर में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे बच्चों का ड्रिल, मैप रीडिंग, वेपन ट्रेनिंग बेहतर हो सके और कैडेट आगामी NCC की B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। कैंप में 93 बटालियन के 400 कैडेट भाग ले रहे हैं। इस दौरान डिप्टी कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल NS राय, मेजर धनंजय सिंह, मेजर सत्येंद्र कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट अजय प्रताप सिंह, लेफ्टिनेंट रवि पासवान और बटालियन के समस्त PI स्टाफ उपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शासन प्रशासन लगातार चौकन्ना है और उसी के मद्देनजर जिलाधिकारी अध्यक्ष रेडक्रॉस सोसाइटी के निर्देशन में निद्रिया स्थित राजकीय बाल गृह में सोमवार को रेडक्रॉस सोसाइटी की टीम पहुंची, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपाध्यक्ष रेडक्रॉस, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ GP चौधरी और रेडक्रॉस के कोषाध्यक्ष स्टेट मैनेजिंग कमेटी सदस्य शैलेंद्र कुमार पांडे द्वारा हाइजीन किट, तौलिया, छोटा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, बाथ सोप, कपड़ा धोने का साबुन, रेजर, मास्क, सैनिटरी पैड इत्यादि, शॉल सैनिटाइजर का वितरण 102 लोगों को किया गया। अस्वच्छता ही सभी बीमारियों का जड़। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालिका गृह में सामग्री वितरण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्रमुख कार्यक्रमों में स्वच्छ भारत मिशन अभियान है और अस्वच्छता ही सभी बीमारियों का मूल जड़ है। स्वच्छता रखने सारी बीमारियों का नाश होता है, इसलिए हम स्वस्थ रहें और एक अच्छा समाज बनाने में सहयोग करें। वहीं जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा कि स्वच्छता खुद अपनाएं और अपने आसपास गंदगी न रहने दें। स्वच्छता को अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। इस अवसर पर मुख्य रूप से रेडक्रॉस के विनय कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार शर्मा, JP तिवारी, न्याय किट बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रशांत पांडे, सदस्य राजू सिंह, अनीता तिवारी, जिला विधिक पर्यवेक्षक अधिकारी अर्चना दुबे, महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह उपस्थित रहे। बलिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री भारत सरकार लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग को लेकर भाकपा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसमें अधिवक्ताओं समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर उनकी रिहाई की मांग का समर्थन किया। इस अवसर पर माले के नाते लक्ष्मण यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज के साथ ही सामाजिक न्याय के पुरोधा है। कहा कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने रिश्ते मुलायम बनाए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु से लेकर बिहार और कर्नाटक तक के हो, सबके सब CBI से बरी हो गए। वहीं लालू प्रसाद यादव अपनी बीमारी के हालात में भी देश की विघटनकारियों शक्तियों, सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए वामपंथियों के बाद लड़ने वाले अथक नेताओं में से एक है। इसलिए लालू प्रसाद यादव को न्याय हित में जेल से रिहा करना चाहिए, यही न्याय होगा। अपना परिचय बताइए। द्विजेंद्र कुमार मिश्र। पिता भी आजादी की लड़ाई में, मैं भी दूसरी आजादी की लड़ाई में। ये क्या है, क्या किस मामले क्या है? असल में लालू बीमार हैं। समाजवाद के पुरोधा के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन जो समाज के पिछड़े लोगों के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने,
और उसके बाद सारी बीमारियों के बावजूद उनको जेल में रखा गया है। और जो लोग थोड़ा दाहिने बाएं मोदी के पक्ष में बोल देते हैं वो सारे पर जांच वापस हो गई। बीमार आदमी को छोड़ देना चाहिए। जी, तो आप क्या चाहते हैं, उनको रिहा करना? हाँ जी। साथी राजनी गुप्ता, समाजवादी पार्टी बलिया। कैसा है तो क्या है ये लालू जी के रिहाई के पक्ष के लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, यही है। और लालू जी के बारे में जान लीजिए कि जिस मुकदमे में वो सजा उनको दी गई है, अब एक उदाहरण आपको देता हूँ। मुख्यमंत्री बैठता है यूपी का लखनऊ में और बिहार का पटना में। बलिया के ट्रेजरी से पैसा गायब हुआ है, अब बिहार का मुख्यमंत्री उसमें जेल में है। डायरेक्ट ये भी रहता है कि उनके खजाने में से पैसा निकाला गया है। तो ये फंसाया गया है लालू को, न कि और सजा के बारे में, कोर्ट के बारे में, कोर्ट की भी वही रवैया है कि एक सजा पूरा होगा तो दूसरी सजा आप स्टार्ट होगा। ये अभी तक हमने ये 44 साल के राजनीतिक जिंदगी में देखा नहीं था। सारी सजाएं एक साथ चलती है, तो ये उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके लिए तो हस्ताक्षर अभियान है, इसके लिए सड़क पर भी आना हुआ तो सारे लोग आएंगे। ठीक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित मां सुरसरी सेवा संस्थान कथरिया बलिया द्वारा आयोजित बीएलबीसी का स्वयं सहायता समूह के लिए एक्सपोजर कार्यक्रम नवानगर ब्लॉक बलिया में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक पांडे एलडीएम बलिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में स्वयं सहायता समूह के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वयं सहायता समूह क्या है, इसमें समूह के सदस्यों को क्या लाभ होता है और समूह बनाने से बैंक और समाज को क्या लाभ है और इससे समूह के सदस्य अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खंड विकास अधिकारी विनय कुमार वर्मा ने बताया कि समूह निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले संपर्क स्थापित करें, परिस्थितियों का आकलन, वर्तमान मुद्दों की पहचान करें, काम करने, निर्णय लेने के नियम तय करें, नेतृत्व की पहचान करें और भूमिका और जिम्मेदारी तय करें, क्षमता विकसित करें। अखिलेश कुमार झा डीडीएम नाबार्ड बलिया ने स्वयं सहायता समूह की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि समूह के रूप में जुड़कर ऋण प्राप्त कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उचित समाधान डीडीएम नाबार्ड द्वारा किया गया। साथ ही स्वयं सहायता समूह पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बैंक की जमा ऋण योजनाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना और सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना आदि पर विस्तृत चर्चा की और बचत के महत्व पर जोर दिया। वित्तीय समावेशन के प्रभारी शंभू यादव ने बैंक से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी दी और तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हुए बैंक से जुड़ने के फायदे बताए। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव सुधीर कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का समापन और आभार हरीश चंद्र समन्वयक और स्वागत मनोरमा देवी मां सुरसरी सेवा संस्थान ने व्यक्त किया। इस दौरान नवानगर ब्लॉक के सभी अधिकारी और समूह की महिलाएं उपस्थित। फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।